जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग फिर से इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। इसमें कि आज आपका पार्ट 3 हो जाएगा, जिसमें कि कल तक हमने देखा था कि बैंक अकाउंट यानी बैंक खुल गया था। आज उसमें हम लोग को अकाउंट खुलाना है। देखते हैं कि कितना प्रकार से अकाउंट खुलता है। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि अकाउंट यानी कि खाता को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? एसी लिखा जाता है। ठीक है, बताइएगा कि अकाउंट यानी खाता के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। कौन कौन होते हैं? फिक्स्ड। ठीक है, डिमांड और रेकरिंग और फिक्स होता है। डिमांड को हिंदी में मांग जमा कहा जाता है। ठीक है, बताइए डिमांड डिपॉजिट कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं? करंट और सेविंग। बताइएगा कि वैसा अकाउंट यानी कि जिसमें जमा को कभी भी निकाला जा सकता है, कौन होता है? करंट यानी कि मांग जमा होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी यह बिजनेस के लिए होता है। अधिकतम लेनदेन की सीमा इसमें नहीं होती है, पर ब्याज नहीं, इस पर ब्याज नहीं मिलता। ये कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट यानी चालू खाता होता है। ठीक है, उसके बाद बताइए कि यह छोटे मोटे बचत के लिए होता है। इसमें अधिक धन नहीं रखे जाते हैं, अधिकतम लेनदेन की सीमा निर्धारित रहती है। ये कौन सा अकाउंट होता है? सेविंग अकाउंट होता है। इसमें सेविंग अकाउंट में ब्याज दर कितना परसेंट होता है? 4% होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, आवर्ती जमा यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट। इसे शॉर्ट में आरडी कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा कि एक निश्चित धनराशि को निश्चित समय अंतराल के बाद जमा किया जाता है। इसे कौन सा अकाउंट कहा जाता है? रेकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, इसमें कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है? 6% मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग फिक्स डिपॉजिट देख लेते हैं। इसमें है कि इस पर एक निश्चित धन को एक निश्चित समय अंतराल में एक ही बार में जमा किया जाता है। वो किसमें किया जाता है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का समय कितना से कितना हो सकता है? 7 दिन से 10 वर्ष तक, यानी कि 7 दिन से 10 साल तक हो सकता है। इसमें यानी फिक्स डिपॉजिट में कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है? 10%। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि यह अकाउंट में रखे धन को निकालने का एक साधन होता है। वह कौन सा होता है? चेक होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा, अब हम लोग बीमा यानी इंश्योरेंस की ओर चलते हैं। बताइएगा कि भारत में बीमा की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? LIC। ठीक है, LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद बताइएगा दूसरा, अब हम लोग चलते हैं कि यानी कि GIC की यानी कि बताइएगा कि बीमा क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी होती है? GIC होता है। ठीक है, GIC की स्थापना कब हुई थी? 1972 यानी 22 नवंबर 1972 को हुआ था। GIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में ही स्थित है। यानी LIC का और GIC दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि LIC के किस्त को किस नाम से जाना जाता है? प्रीमियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं IRDA, इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि बताइएगा कि बीमा कंपनी की निगरानी कौन रखती है? IRDA रखता है। ठीक, यानी इरडा रखता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 ईस्वी में। इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि बैंक का बीमा कंपनी ग्राहक की पहचान के लिए किसका मांग करती है? केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आ सकते हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड। ठीक है, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंकों का बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी। यानी बताइएगा कि यानी कि कौन सी समिति के आधार पर हुआ था? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, बताइएगा कि इसका अधिनियम कब आया था? RBI का 1934 का। गठन कब हो गया? 1935 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बताइए यानी कि इसे केंद्रीय बैंक का दर्जा कब दिया गया? 1935 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद बताइए इसके पहले अध्यक्ष यानी RBI के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। वही अगर यदि पूछा जाए कि इसके यानी RBI के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? देशमुख थे। ठीक है, बताइएगा कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? ठीक है, बताइए RBI की स्थापना के समय कितने शेयर से स्टार्ट किया गया था? 100 रुपया के 5 लाख शेयर, यानी कि 5 करोड़ रुपया से। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। यानी राष्ट्रीयकरण क्या होता है? यानी कि सरकार उसको अपने अंडर ले लेती है, उसी को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि इसका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, बताइए जबकि इसके कितने क्षेत्रीय मुख्यालय है? 4 क्षेत्रीय मुख्यालय कौन कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि इसका विदेश में एक कार्यालय है जो कि कहाँ स्थित है? लंदन में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा हर एक राज्य के वित्तीय लेन देन की देखरेख कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, बताइएगा लेकिन जम्मू कश्मीर के वित्तीय लेन देन की देखरेख कौन करता है? एसबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, आरबीआई के कार्यों का संचालन कितने सदस्यों वाले बोर्ड करते हैं? 21 सदस्य वाले बोर्ड। इसमें बताइएगा कि गवर्नर एक होता है, उसके बाद बताइए डिप्टी गवर्नर की संख्या कितना होता है? 4 होता है। क्षेत्रीय ब्रांच के गवर्नर की संख्या 4 होता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधिकारी की संख्या 2 होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार की संख्या 10 होता है। इस प्रकार 21 पूर्व जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए आरबीआई के कुछ कार्य है। ठीक है, आरबीआई के कार्य है कि सरकारी बैंकर के रूप में कार्य कौन करता है? आरबीआई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आरबीआई। आर्थिक आंकड़े को जारी कौन करता है? आरबीआई। मुद्रा का विनिमयकरण यानी एक्सचेंज कौन करता है? आरबीआई करता है। यानी बैंकों पर नियंत्रण कौन रखता है? आरबीआई। शाख नियंत्रण कौन रखता है? आरबीआई। नोट का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग शाख नियंत्रण देख लेते हैं। यानी कि शाख नियंत्रण इसमें होता क्या है कि बाजार की तरलता को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? शाख नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, इसके लिए आरबीआई कौन सी नीति लाती है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या क्या आता है? एमएसएफ आता है, रेपो रेट आता है, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, और उसके बाद खुले बाजार की नीति यानी प्रतिभूति की बिक्री आती है। इसी को क्या कहा जाता है? शाख नियंत्रण कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा कि MSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, बताइएगा कि आरबीआई बैंकों को एक दिन के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण देता है उसे किस नाम से जाना जाता है? MSF के नाम से। यानी सिर्फ एक दिन के लिए ब्याज यानी देता है आरबीआई। उसके बाद बताइएगा कि आरबीआई बैंकों को 2 से 14 दिन के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण देता है उसे कौन सा दर कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि बैंक यानी कि आरबीआई बैंक को 14 दिन से अधिक यानी दीर्घकालीन ब्याज दर पर जो ऋण देता है उसे कौन सा रेट कहा जाता है? बैंक रेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि इन तीनों में बताइएगा कि कौन सा ज्यादा होता है, उसके बाद कौन होता है? उसके बाद एमएसएफ, रेपो रेट और बैंक दर में कौन सबसे ज्यादा होता है? एमएसएफ का रेट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यह सिर्फ एक दिन के लिए दिया जाता है। उसके बाद बताइएगा कि जब बैंक अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास रखता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में किसका ब्याज दर सबसे अधिक होगा? रेपो रेट का अधिक होगा। ठीक है, बताइएगा कि आरबीआई द्वारा लिया गया ब्याज दर क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कैश रिजर्व रेशियो देख लेते हैं कि यानी कि इसे शॉर्ट नाम में सीआरआर कहा जाता है। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात हिंदी इसका हो गया। आरबीआई के पास यानी आरबीआई बैंक जो है आरबीआई के पास क्या रखता है? कैश रिजर्व रेशियो रखता है। यानी कि देखिए इसमें है कि नगद आरक्षित अनुपात बैंकों को अपने कुल धन का कितना प्रतिशत आरबीआई के पास रखना पड़ता है? 4%। सीआरआर में 4%। एसएलआर जब जाएगा तब उसमें 22% आपका आ जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर इसका इंग्लिश होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसमें बताइएगा कि बैंक को अपने कुल जमा का लगभग कितना प्रतिशत खुद के पास रखना पड़ता है? 22% रखना पड़ता है। ठीक है, एसएलआर यानी कितना से कितना तक हो सकता है? परसेंटेज में 20 से 40% तक हो सकता है बढ़ के। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं पीएलआर यानी प्राइमरी लेंडिंग रेट। बताइएगा कि बैंक ग्राहकों को जिस दर पर ब्याज देते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? पीएलआर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि बैंक अपने चुनिंदा ग्राहकों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण जो देता है उसे किस रेट के नाम से जाना जाता है? बेस रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा नगद पैसा को किस नाम से जाना जाता है?
तरलता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक होता है। कौन? तरलता। यानी कि आपके जेब में अगर यदि पैसा रहता है तो आपका मतलब बोली बदल ही जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, अब हम लोग देख लेते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में बताइएगा तरलता बढ़ जाने से क्या होता है? मुद्रास्फीति आ जाती है। ठीक है, महंगाई इससे क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, बताइएगा तरलता, मुद्रास्फीति और महंगाई में कैसा अनुपात है? सीधा यानी समानुपात है। ठीक है, यानी कि तरलता बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ेगा तो स्फीति आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो और SLR और तरलता में क्या अनुपात है? यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि रेपो रेट अगर यदि बढ़ा देते हैं तो तरलता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कैश रिजर्व रेशियो और तरलता में होगा, यानी कि दोनों एक दूसरा का उल्टा होता है। उसके बाद बताइएगा NEER, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, इस यानी कि इसका निर्धारण कौन करता है? IMF करता है। इसके द्वारा एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा से तुलना किया जाता है। बताइएगा कि वर्तमान समय में यानी NEER के अनुसार $1 कितना रुपया के बराबर है? 70 रुपया के बराबर है। ठीक है, उसके बाद NEER का संबंध क्या बैंकिंग क्षेत्र से है? नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी में बताना है कि बताइएगा कि खुले बाजार की नीति। अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें बताइएगा प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री क्या कहलाती है? खुले बाजार की नीति कहलाती है। ठीक है, मौद्रिक नीति का ही एक हिस्सा कौन होता है? खुले बाजार की नीति। इसके अंतर्गत बॉन्ड पेपर, LIC ये सभी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइए जब सरकार प्रतिभूति को बेचती है तो तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अगर यदि मान लिया जाए सरकार एक बॉन्ड निकालती है और आपसे पैसा लेती है, आपके पास तरलता क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक कागज आ चुका है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा काला धन की अधिकता से मौद्रिक नीति अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, इसी कारण मोदी जी ने क्या किया था? नोट को बदल दिया था। यानी बताइएगा कि समांतर अर्थव्यवस्था के नाम से किसे जाना जाता है? काला धन को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नोट निर्गमन। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, इस सबका निर्गमन कौन करता है? बताइएगा कि 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि उसके ऊपर यानी 1 रुपया के ऊपर के जितने भी नोट होते हैं उसका निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा किया जाता है। यानी कि उस पे हस्ताक्षर किसका होता है? RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि RBI यानी कि जिस मुद्रा पर, जिस कोष पर अपने मुद्रा को यानी कि छापता है उसे कौन सा कोष कहा जाता है? आरक्षित कोष कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि जिसके तहत RBI को यानी पहले बताइएगा कि आरक्षित कोष कितना था? 400 करोड़ मूल्य था, जिसमें से यानी कि बताइएगा कि मूल्य में भारतीय रुपया और सोना कितना रखना पड़ता था RBI को? 215 करोड़। और अति विदेशी मुद्रा कितना रखना पड़ता था? 185 करोड़। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर यदि अभी देखा जाए तो RBI जो अपने पास यानी कि मुद्रा को छापती है वो किसके आधार पर छापती है? न्यूनतम आरक्षित कोष के आधार पर छापती है। बताइएगा अभी वर्तमान में RBI का न्यूनतम आरक्षित कोष कितना है? 200 करोड़ है, जिसमें बताइएगा कि भारतीय रुपया और सोना कितना रखना होता है? 115 करोड़। और यानी कि क्या है? विदेशी मुद्रा कितना है? 85 करोड़। ठीक है, बताइएगा कि भारत के नोट छापने के कितने प्रेस है? 4 प्रेस है। कौन कौन से है? हैदराबाद और शाहबती। ठीक है, बताइएगा कि प्रेस यानी कि बताइएगा कि प्रेस किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत अधीन आता है। ठीक है, बताइएगा यानी कि इसमें से 2 प्रेस है जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। कौन कौन है? देवास और नासिक। और वही RBI के अधीन 2 आते हैं, उसका कौन कौन सा नाम है? हैदराबाद और शाहबती। ठीक है, उसके बाद बताइएगा केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नोट प्रेस पूछा जाए तो कौन सा है? देवास प्रिंटिंग प्रेस, जो कि कहाँ स्थित है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, बताइएगा पूछा जाए कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास यानी मध्य प्रदेश। इसमें होता है कि 20 रुपया, 50 रुपया, 100 और 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। बताइएगा करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक के प्रिंटिंग प्रेस को करेंसी नोट प्रेस कहा जाता है। इसको फिर से दोबारा सुन लीजिए। अगर यदि आपको पूछा जाए बैंक नोट प्रेस किसे कहा जाता है तो देवास प्रिंटिंग प्रेस को। वही करेंसी नोट प्रेस पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? नासिक प्रिंटिंग प्रेस है। यहाँ क्या होता है? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में
10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 और 2000 के नोट छापे जाते हैं। ठीक है, बताइएगा कि सबसे आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस जो यानी कि बैंक नोट प्रेस है कौन कौन सा है? हैदराबाद और शाहबती। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के नोट छापे जाते हैं। ये दोनों नए वाला में। अब हम लोग मिंट यानी कि टकसाल देख लेते हैं। टकसाल यानी सिक्का बनाने की मशीन को क्या कहा जाता है? टकसाल कहा जाता है। टकसाल अभी भारत में कितना जगह पे है? 5 जगह पे है। ठीक है, उसमें बताइएगा कि सबसे पुराना यानी कौन कौन से टकसाल है, पहले ये बता दीजिए। मुंबई है, चेरापल्ली तमिलनाडु, ठीक है, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा होता है। ठीक है, नोएडा है। ठीक है, इसमें बताइएगा कि सबसे पुराना टकसाल कौन सा है? मुंबई। स्थापना कब हुआ था? 1830 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे आधुनिक टकसाल कौन सा है? नोएडा का। इसकी स्थापना कब हुई है? 1989 ईस्वी में हुई है। ठीक है, कलकत्ता टकसाल में यानी कि कलकत्ता टकसाल में भारत रत्न और शेष पदक यानी तमगा का निर्माण कहाँ होता है? कलकत्ता के टकसाल में। ठीक है, अब हम लोग मुद्रा देख लेते हैं। मुद्रा के प्रकार कितने, कौन कौन से मुद्रा होते हैं? ठीक है, इसी में बताइए किसी वस्तु के विनिमय का काम विनिमय के काम में कौन आता है? मुद्रा आता है। ठीक है, बताइएगा कि वस्तु में अंतर स्पष्ट, दो वस्तु में अंतर स्पष्ट कौन कराता है? मुद्रा कराता है। यानी कि यह गुणवत्ता की पहचान करा सकता है कौन? मुद्रा। यानी जिस वस्तु का कीमत ज्यादा यानी उसका गुणवत्ता थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद बताइए मुद्रा के प्रकार कितने हैं? इसमें बहुत सारे प्रकार है, जिसमें हम लोग आगे चल के देखेंगे। यानी धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, विधिग्राही मुद्रा, सस्ती मुद्रा, महंगी मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा और अन्य सारे मुद्रा है। इसी में आप लोग बताते जाइएगा कि यानी कि धातु मुद्रा का आंतरिक मूल्य होता है। ठीक है, धातु की यानी कि धातु की अहमियता इसमें होती है। धातु मुद्रा का क्या होता है? आंतरिक मूल्य होता है, क्योंकि इसमें धातु की अहमियता होता है। अगर यदि मुद्रा टूट भी जाता है यानी कि थोड़ा खरुच उरुच भी आ जाता है तो उसका क्या है? अहमियत है, यानी उसका वैल्यू है। यानी टूटने फूटने पर मूल्य में अंतर नहीं होता है। जैसे कि कौन कौन सा मुद्रा आ जाएगा? सोना, चांदी और सिक्का, ये सभी धातु मुद्रा होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि इस मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। वह कौन सा होता है? कागजी मुद्रा। ठीक है, बल्कि इस पर जो हस्ताक्षर और फोटो जो होता है उसी का महत्व होता है। ठीक है, यानी कि कागजी मुद्रा पर किसका फोटो है? महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि जैसे भारत के रुपया, ये कागजी मुद्रा है। ठीक है, विधिग्राही मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी, इसमें क्या होता है? किसी देश के अंदर की वैसी मुद्रा जो स्वीकार करना अनिवार्य होता है। कौन सा होता है ये मुद्रा? लीगल टेंडर मनी होता है। ठीक है, जैसे कि जापान का येन हो गया, भारत का रुपया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग सस्ती मुद्रा यानी चीप मनी देखते हैं। वैसी मुद्रा जिसका ब्याज दर कम होता है, कौन सी मुद्रा कहलाता है? सस्ती मुद्रा कहलाता है। जैसे कि यह मुद्रा कहाँ होता है? विकासशील देश में, जैसे नेपाल, भारत, ये सभी। इसमें कौन सी मुद्रा है? सस्ती मुद्रा है। महंगी मुद्रा यानी डियर मनी, इसमें क्या होता है? वैसी मुद्रा जिसका ब्याज दर अधिक होता है, वो कौन सी मुद्रा कहलाती है? महंगी मुद्रा कहलाती है। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड मनी, इस मुद्रा की मांग अधिक होती है, पूर्ति इसकी कम होती है, उसी कारण इसे हार्ड मनी कहा जाता है। जैसे कि कौन सा हो गया? डॉलर है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग सुलभ मुद्रा देखते हैं, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होता है? सॉफ्ट मनी। वैसी मुद्रा जिसका मांग क्या होता है? कम और पूर्ति अधिक होता है, इसी कारण उसका नाम क्या पड़ गया है? सुलभ मुद्रा यानी सॉफ्ट मनी। जैसे कि वेनेजुएला की मुद्रा है। ठीक है, अब गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी, वैसी मुद्रा जिसके मूल्य बहुत तेजी से परिवर्तित होते हैं तथा लाभ वाले स्थान पर चली जाए, उसे कौन सी मुद्रा कहा जाता है? हॉट मनी कहा जाता है। ठीक है, यह बड़े उद्योगपति एवं व्यापारी करते हैं। ठीक है, उसी में अब हम लोग देख लेते हैं प्रतिबंधित मुद्रा। प्रतिबंधित मुद्रा कौन कौन से होते हैं? इसमें वैसी मुद्रा जो IMF के NER यानी कि नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इससे जो प्रभावित हो जाते हैं उसी को किस में रखते हैं? प्रतिबंधित मुद्रा में रखते हैं। ठीक है, यानी कि NER के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिबंधित मुद्रा कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि अपने देश की मुद्रा की वैल्यू क्या करता है? अपने से बढ़ा या घटा लेता है, यानी घटा लेता है, जिससे के कारण इसका व्यापार क्या होता है? अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, इसी में एक उदाहरण है जैसे कि चीन का युआन है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्रिप्टो करेंसी देखते हैं। यह एक ऐसी करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार के किससे बना होता है? सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। कौन सा? क्रिप्टो करेंसी, जिसका केवल ऑनलाइन ही लेन देन संभव है। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी कौन सी है?
बिटकॉइन। इसकी खोज यानी क्रिप्टो करेंसी की खोज किसने की थी? सातोशी नाकामोतो। सातोशी नाकामोतो कहाँ के वैज्ञानिक थे? जापान के। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि यानी कि वेनेजुएला की कौन सी क्रिप्टो करेंसी है? पेट्रो। फेसबुक की कौन सी क्रिप्टो करेंसी है? लिब्रा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग प्लास्टिक मनी देखते हैं। इसमें है कि इसमें सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और ड्राफ्ट को रखा गया है किसके अंतर्गत? प्लास्टिक मनी के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का इंग्लिश क्या होता है? डीमोनिटाइजेशन। ठीक है, इसमें होता है कि जब देश में काला धन अधिक बढ़ जाता है तो सरकार नोट को क्या करती है? बदल देती है, जिससे काला धन स्वतः क्या होता है? समाप्त हो जाता है। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1978 ईस्वी में। उस समय मोरारजी देसाई थे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि दूसरी बार विमुद्रीकरण कब किया गया है? 2016। 8 नवंबर 2016 को किया गया। उस समय सरकार में कौन थे? नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा अवमूल्यन। अब हम लोग अवमूल्यन देखते हैं। जब अपने देश की मुद्रा को जानबूझकर गिरा लिया जाता है, यानी उसका वैल्यू गिरा लिया जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अवमूल्यन के नाम से जाना जाता है। अवमूल्यन से निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि विदेशी मुद्रा का भंडार में क्या होता है? वृद्धि होने लगता है अवमूल्यन में। इससे निर्यात देश को क्या होता है? लाभ होता है, और आयातक देश को क्या हो जाता है? हानि होता है, यानी घाटा होता है। भारत में अब तक कितने बार अवमूल्यन किए जा चुके हैं? 3 बार किए जा चुके हैं। कब कब किए जा चुके हैं? 1949, 1966 और 1991। बताइएगा कि सबसे ज्यादा अवमूल्यन किस वर्ष के दौरान किया गया? 1991 के दौरान। कितने चरणों में किया गया था? 2 चरणों में किया गया था। अब हम लोग SDR देख लेते हैं, यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसमें है कि इसका प्रारंभ IMF ने किया। SDR का प्रारंभ किसने किया? IMF ने किया है। बताइए, कागजी मुद्रा यानी कि पेपर गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? SDR को जाना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने मुद्राएं हैं? 5 मुद्राएं हैं। कौन कौन से हैं? बताइएगा कि इसमें SDR के अंतर्गत 5 मुद्राएं वो कौन कौन से है? जैसे कि डॉलर USA का हो गया, पाउंड ब्रिटेन का हो गया, और यूरो यूरोप का, येन जापान का, और युआन चीन का हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। मुद्रा के अत्यधिक बढ़ जाना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के कारण महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। इसके यानी कि तरलता के आधार पर मुद्रास्फीति को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसमें होता है एक रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति। ठीक है, बताइएगा। अब हम लोग देख लेते हैं मुद्रास्फीति यानी महंगाई उत्पत्ति के कितने कारण होते हैं? 2 कारण होते हैं। कौन कौन होता है? एक लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और दूसरा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। बताइएगा कि ये लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जिस पर महंगाई क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे कि बताइएगा, कोयले का रेट बढ़ने पर चाय के दाम क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि यह लागत प्रेरित है। कोयला को खरीदने में अब ज्यादा पैसा लगने लगा, इसी कारण चाय का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसमें क्या होता है? मांग के बढ़ने पर रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे कि कोई भी लगन में, जैसे डीजे सब हो गया, ये सब मांग बढ़ने पर क्या होता है? रेट बढ़ जाता है। ये हो गया मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति अत्यधिक खतरनाक होती है, क्योंकि एक बार अगर यदि रेट बढ़ गया, जब तक अब उसका रेट खत्म नहीं होगा तब तक वो रेट हाई ही रहेगा। ये लगन वाला होता है, एक लगन से दूसरा लगन होने के बाद उसका रेट स्वतः ही खत्म हो जाता है बीच में, यानी गिर जाता है। बताइएगा कि मुद्रास्फीति में मुद्रा बढ़ जाता है। ठीक है, जिस कारण से कार्य शक्ति, मांग और महंगाई तीनों क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, किंतु मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मुद्रास्फीति में घट जाता है, जिस कारण रोजगार पर लगा व्यक्ति भी बाजार कीमत पर रोजगार नहीं पा पाता है, और बेरोजगारी का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए मुद्रास्फीति के लाभ। मुद्रास्फीति के लाभ किसको होता है? यानी कि मुद्रास्फीति का लाभ ऋणी को क्या होता है? यानी देनदार। ऋणी को कौन क्या होता है? लाभ होता है। देनदार, यहाँ देनदार कहने का अर्थ है कि पहले से हम पैसा लेके रखे हैं, जब मुद्रास्फीति आया, मुद्रा का वैल्यू गिर गया, जब हम किसी से पहले पैसा लिए थे, 5,000 लिए थे, आज उस 5,000 का वैल्यू कुछ नहीं है, जब हम दे रहे हैं आपको, तब हमें क्या होगा? लाभ होगा। यानी कि यहाँ देनदार को, यानी ऋणी को, जो पहले ऋण लिया उसी का दूसरा नाम कहा जाता है देनदार। देनदार को क्या होगा? लाभ होगा। यानी कि जैसे कि किसान, उद्योगपति, व्यापारी, परिवर्तित आय वाला व्यक्ति, इस सब को मुद्रास्फीति में क्या होता है? लाभ होता है। और मुद्रास्फीति में हानि किसे होता है?
हानि होता है ऋणदाता यानी कि लेनदार को। लेनदार यानी कि चुकाते समय वह लेनदार का लाएगा और मतलब देते समय देनदार का ला रहा था, तो यानी कि ऋणदाता को क्या होता है मुद्रास्फीति में हानि हो जाता है, क्योंकि वो यानी उस समय 5,000 का वैल्यू कुछ और था, अभी 5,000 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसी के अनुसार अब दूसरा होता है स्थिर आय वाले व्यक्ति को, इसमें क्या होता है हानि होता है। स्थिर आय वाले व्यक्ति को मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय को क्या कहा जाता है, अपस्फीति कहा जाता है, ठीक है। इसे रोकने के लिए प्रतिभूति की बिक्री बढ़ानी पड़ती है, उत्पादन को बढ़ाना चाहिए तथा मौद्रिक नीति को कठोर करना चाहिए, यानी रेपो रेट ये सभी को क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, तभी मुद्रास्फीति रुक सकती है। एक हम लोग देख लेते हैं मंदी। मंदी क्या होता है, मंदी वह स्थिति है जिसमें तरलता अत्यधिक क्या होता है, घट जाता है, जिस कारण से व्यापार प्रभावित हो जाता है। अधिक देर तक मंदी रहने पर अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी जब मंदी के साथ मुद्रास्फीति आती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, स्टैगफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में अगर यदि मुद्रास्फीति और यानी कि मंदी दोनों एक साथ आ जाए, यानी स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ जाए, तो उस समय पहले क्या करना चाहिए, मंदी को ठीक करना चाहिए, यानी कि मुद्रा सबसे पहले बांट देना चाहिए जनता में, ठीक है। उसके बाद मुद्रास्फीति के लिए उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, रेट बढ़ा के यानी कि सभी मुद्रा को कलेक्ट कर लेना चाहिए, तो इस प्रकार क्या होगा, स्टैगफ्लेशन रुक जाएगा। इस प्रकार आज हम लोग का इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। तो अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे, कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो तब तक आप लोग वीडियो को देखा कीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।